Hello, I'm Siddharth Garg. I'm financial product distributor. Currently, we are managing more than 100 crores of AUM as well as we are having more than 2000 clients. 100 करोड़ से ऊपर का AUM मैनेज कर रहे हैं और मेजरली वो सारा म्यूचुअल फंड्स में ही है, लेकिन अब हम सेंट्रिसिटी से जुड़े हैं जिसमें प्रोडक्ट बास्केट बहुत ज़्यादा है, बहुत और भी प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हमारी सेंट्रिसिटी हेल्प करेगा। तो सेंट्रिसिटी से जुड़ने के बाद अब हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोजर मिल रहा है, तो उसी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं अनुज सेंट्रिसिटी में ट्रेनर हैं। थैंक यू अनुज आज हमसे जुड़ने के लिए। आज हम कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हमारे अपनी कैटेगरी में नए इंक्लूड हुए हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। आज आप आए सेंट्रिसिटी में और आप हमसे जुड़े हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि आपका सारे AUM म्यूचुअल फंड्स में ही है, राइट? तो सिंस म्यूचुअल फंड्स भी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है, लेकिन मोस्ट ऑफ द FPDs जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं जिनसे भी मिलता हूँ, उनका मोस्ट ऑफ द एसेट जो मैनेजिंग वो एसेट्स जो मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में ही होते हैं सिंस। बट सेंट्रिसिटी के पास बहुत से और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊं और उन प्रोडक्ट्स को एक तरीके से आपको समझाऊं ताकि आप अपने क्लाइंट्स को भी एक बहुत बड़ी बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स दे पाएं। क्योंकि अल्टीमेटली आपने भी सुना होगा कि देयर इज अ सेइंग इन फाइनेंस, वो पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो उस हिसाब से हमें सारा का सारा पैसा एक एसेट क्लास में नहीं रखना है, नहीं, ठीक है ना। बाय म्यूचुअल फंड्स, यस यू कैन इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट क्लासेस। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी हैं, डेट भी हैं, और कमोडिटीज़ वाले म्यूचुअल फंड्स में रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स भी हैं। बट स्टिल म्यूचुअल फंड्स के बाहर भी एक दुनिया है, बहुत बहुत बड़ी दुनिया है, जिसमें हमारे P2P आजकल काफ़ी फेमस है। पीयर टू पीयर लैंडिंग जो डेट क्लास, न्यू डेट इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास बॉन्ड्स हैं जिसको डेट इन्वेस्टमेंट्स की बोला जाता है, लिस्टेड अनलिस्टेड है, ठीक है। और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। डायरेक्ट इक्विटीज़ की आप बास्केट है, PMSs हैं, AIFs हैं, कर सकते हो आप। तो बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, और ये हम अपने क्लाइंट्स को बताना आज बहुत ज़रूरी है कि किस हिसाब से हम पूरा एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स के अलावा वो बॉन्ड्स भी कर सकते हैं। बॉन्ड्स भी आज हाई यील्डिंग बॉन्ड्स हैं। P2P में कुछ वो अपना डेट का कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक क्लाइंट 1 लाख रुपए डेट में लगा रहा है तो उसका 10 to 20% एक्सपोजर वो P2P में लगा सकता है, जो पीयर टू पीयर लैंडिंग होती है। उसके बारे में आप चर्चा करेंगे कि पीयर टू पीयर लैंडिंग होती क्या है और कैसे एक इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है डबल डिजिट का रिटर्न कमाने में, ठीक है। बॉन्ड्स हो गए, P2P हो गई, और जो काफ़ी बड़े कुछ HNI इन्वेस्टर्स हैं जो वो PMS जा सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 50 लाख की है, तो वो कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं हमारे पास। लिस्टेड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, लिस्टेड जो इक्विटीज़ जो लिस्ट हैं एक्सचेंज पे, और अनलिस्टेड एक्सचेंज पे नहीं लिस्ट है, जो ओवर द काउंटर ट्रेड होती हैं जी। तो आप वो अपने क्लाइंट्स को वो प्रोडक्ट्स भी आप दे सकते हो। तो देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं देने के लिए, और एज एन FPD फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आई थिंक ये आपका धर्म और कर्तव्य बन जाता है कि अपने क्लाइंट्स को सारे प्रोडक्ट्स सब दे पाएं। अनुज जी, जैसे कि आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया P2P, हाँ जी, तो ये P2P क्या है और ये कैसे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है, और कैसे ये आपको एक जैसे माना जाता है कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, तो वो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। देखिए, P2P की फुल फॉर्म है पीयर टू पीयर लैंडिंग, और ये एसेट क्लास एक तरीके से डेट एसेट क्लास है जो आज काफ़ी फेमस हो रहा है, काफ़ी क्रेजी, आज इसका काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है मार्केट में। अराउंड 25,000 करोड़ ऑफ AUM है P2P का। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ P2P होती क्या है, पीयर टू पीयर लैंडिंग। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अब फाइनेंस से हटा के थोड़ा कंप्यूटर एप्लीकेशंस की तरफ ले जाता हूँ। जब बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं एक सिस्टम से, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं एक सिस्टम से, तो इस फॉर्मेशन को हम पीयर टू पीयर बोलते हैं, ओके, ठीक है ना। व्हेन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद अ सिंगल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर कम। एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लैंडर्स हैं और बोरोवर्स हैं, और वो सारे कनेक्टेड हैं एक प्लेटफॉर्म से। मतलब दीज P2P प्लेटफॉर्म्स, इनको बोलते हैं, दे आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे लैंडर्स और बोरोवर्स दोनों मौजूद हैं। लैंडर्स और बोरोवर्स मतलब जिसे लोन लेना है और जिसे लोन देना है, ये दोनों अवेलेबल हैं सेम प्लेटफॉर्म पे। दोनों जो इन बोरोवर्स और लैंडर्स को है, दोनों को एक जगह जोड़ दिया गया है। हाँ जी, ठीक है। अब ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा RBI द्वारा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, और ये जो लाइसेंसेस हैं ये बांटे गए हैं RBI रेगुलेटेड P2P अंडर NBFC कैटेगरी, ठीक है। सो ये पूरा RBI रिलेटेड है ये P2P पूरा, तो उसमें लाइसेंस बांटे गए हैं। अब आप देखोगे इंडिया में हो क्या रहा था, इंडिया का एक ट्रेडिशन था, कई सौ सालों से हमारा लोन दे के इंटरेस्ट कमाने का बिजनेस रहा है। कुछ बड़े बड़े
जो साहूकार ज़मींदार लगा लो, वो क्या करते थे, पहले लोन दे देते थे और फिर उसमें इंटरेस्ट कमाते थे। जी। अब क्या किया है आज इन 2023, इवन मैं बोलूँ तो 2015-17 में आरबीआई ने पूरी इस चीज़ को ही रेगुलेट कर दिया और लाइसेंस बांट दिए अंडर P2P कैटेगरी, NBFC रजिस्टर्ड अंडर P2P कैटेगरी। ठीक है, सो ये जो भी कंपनीज हैं दे आर RBI रजिस्टर्ड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी ये लाइसेंस बांटे गए तो उनको एज अ मिडिल मैन एक्ट करने का उनको लाइसेंस दिया गया। उनको एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, प्लेटफॉर्म पे जिसको लोन लेना है वो आ गया, जिसको लोन देना है वो एज एन इन्वेस्टर आ गया। अब इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, देखिए ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ड्रिवन है मैकेनिज्म, इसमें कोई पर्सनल बंदा बैठ के काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, आपने फॉर एन एग्जांपल आपको आज इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपए, यानी कि आपको अपना 1 लाख रुपये किसी को उधार देना है, ठीक है, आगे बंदों को, तो वो सिस्टम क्या करेगा, आप जो एज एन इन्वेस्टर उस पर रजिस्टर करेंगे अपने आप को। जैसे कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें डाल के रजिस्टर कर दिया आपने एज एन इन्वेस्टर, यानी कि आपने उधार दिया, ऊपर से वहाँ से काफ़ी सारे बंदे रजिस्टर कर रहे हैं उसी सेम प्लेटफॉर्म के उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए। जी, राइट। अब बहुत सारे बंदे जो भी लोन लेने के लिए आ रहा है उसको प्लेटफॉर्म जज करेगा बहुत सारे पैरामीटर्स पे, उनके आधार कार्ड की डिटेल से लेके उनका सिबिल स्कोर फैच करने तक, उनकी जॉब सिक्योरिटी से लेके उनकी लास्ट 6 मंथ्स की 7 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देखने तक। जी, जी। ये सारा का सारा काम प्लेटफॉर्म करके देगा और फिर एक एलिजिबिलिटी उस क्लाइंट की या जो लोन लेने आया उसकी एलिजिबिलिटी सिस्टम बता देगा कि आप इतना लोन ले सकते हो इतने टाइम के लिए। जनरली ये सारे लोन शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, 3 मंथ्स में कुछ हो सकता है जो बाय नाउ पे लेटर लोन होते हैं, अर्ली सैलरी जिसको बोला जाता है 15-15 दिन के, कुछ माइक्रो फाइनेंस लोन्स भी आ जाते हैं, पर्सनल लोन 6 महीने के भी आ जाते हैं और 40,000, 50,000, 60,000 के लोन होते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, जब हम एक इन्वेस्टर जो एक लैंडर यहाँ पे पैसा लगा रहा है उसका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है अप टू 1 लाख ऑफ इन्वेस्टर्स। ओके, मतलब कहने का मतलब आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और वो सोचो 1 लाख इन्वेस्टर्स में चला गया, यानी कि 1-1 रुपया। अब सोचो एक बार में अगर एक बंदा नहीं दे पाया लोन, 2 बंदे नहीं दे पाए, ऐसा तो नहीं होगा ना सारे ही नहीं दे पाए। जी, जी। तो इनका देखा गया है, जितने भी P2P प्लेटफॉर्म्स हैं इनका देखा गया है कि जो MP है, एवरेज NPA, दैट इज अराउंड ओनली 1.5%। और वो भी हाईएस्ट गया था कोविड के टाइम पे, अभी 0.78, 0.8, 1% से भी इनका प्रॉफिट, 1% से भी कम इनका NPA है। अब मैं बात करता हूँ एज एन इन्वेस्टर जो इसमें पैसा लगा रहा है उसकी कमाई कैसे होगी। देखिए, अब जो लोन बांटे गए हैं वो लोन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल वापस करेगा प्लस इंटरेस्ट वापस करेगा। अब जो ये इंटरेस्ट है, जनरली इंटरेस्ट 20, 21, 22, 23% पे लोन दिए जाते हैं, पर्सनल लोन सारे आपको पता ही है, क्योंकि ये सारे अनसिक्योरिटाइज्ड लोन है, विदाउट एनी कोलेटरल ये लिए गए हैं, इसलिए इनका इतना इंटरेस्ट हाई होता है। और शॉर्ट टर्म में जितने भी लोन्स है 3, 6 महीने, 9 महीने के, सारे इतने ही हैं, 20, 21, 22% ये दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल पेमेंट वापस कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट वापस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो वापस दिया जा रहा है इन्वेस्टर को। जी सर, राइट। एक क्वेश्चन मेरा है इसमें, थोड़ा सा मैंने भी इसमें देखा था, तो ये एस्क्रो अकाउंट, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, तो उसके बारे में क्वेश्चन, हाँ, मैं वही एस्क्रो अकाउंट पे ही आ रहा था। मे बी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो अमाउंट का पैसे का लेना देना हो रहा है ये कौन से अकाउंट से हो रहा है, कौन इसे मैनेज कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो, ये एस्क्रो अकाउंट एक ट्रस्टी के पास खुलता है। जो भी P2P है, जैसे कि 2 प्लेटफॉर्म्स है हमारे काफ़ी अच्छे, अभी लेन देन है, और म्यूचुअल फंड भी ट्रस्टी की तरह ही रेगुलेटर रहता है। सो ये जो लाइसेंस है P2P के अंडर है, लेकिन इनको एक ट्रस्टी बनाना पड़ता है, ट्रस्टी के पास इनका एक अकाउंट खुलता है, जैसे कि लेन देन का है ICICI ट्रस्टी के साथ। सो वो एस्क्रो अकाउंट ट्रस्टी के साथ खुलेगा एंड these P2P platforms they do not have the access of this account. Okay. वो इस अकाउंट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो भी पैसा आएगा उसी अकाउंट में आएगा, फिर उस अकाउंट से पैसा वापस बोरोवर्स को दिया जाएगा और फिर बोरोवर्स इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट्स वापस इसी अकाउंट में करेंगे और फिर इसी अकाउंट से वापस जिसने पैसा लगाया उसको दिया जाएगा। जी। तो आप समझ रहे हो, इधर से पैसा आया, वापस बहुत सारे बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर वो सारे बंदे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स वापस कर रहे हैं और फिर जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो वापस उसी एस्क्रो अकाउंट के जरिए इन्वेस्टर को दे दिया जा रहा है। सो अब देख लो रिस्क कितना डाइवर्सिफाई हो गया यहाँ पर, और 10 से 12% का रिटर्न भी आ रहा है यहाँ पे, आराम से 12% कमा रहे लोग। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर 21-22% पे लोन दिया जा रहा है और आप इन्वेस्टर को 10-12% पास आउट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो देखो, दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो ये कंपनीज रख रही हैं। अब इसमें प्लेटफॉर्म फीस भी इन्वॉल्व है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म फीस भी हो गई है इसमें, और इसमें फिर आपकी ब्रोकर की कॉस्ट भी आ जाती है, और इसमें फिर आपकी 2-3% का आप इसमें अपना NPA भी लेके चलते हो।
तो ये 5% हो गया, राइट। सो 21 माइनस 5 कितना बचा, 16% बच गया। 16% में से भी इनके फिर प्लेटफॉर्म की अलग कॉस्ट होती है, ठीक है ना, इनके भी ऑफिसेज हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, तो उसमें से भी काट के 12 से 13% या इन केसेस 11% एवरेज आप लगा लो, 11 साढ़े 11 12% इन्वेस्टर को दे दिया जाता है, तो ठीक है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप यहाँ पे देखो कितना है, स्टिल 4% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। ये क्यों रखते हैं, 12 ही क्यों दे रहे हैं, 17 दे सकते हैं लेकिन 12 दे रहे हैं, क्यों? ये जो 5% मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसीलिए है कि इन केस ऑफ हायर एनपीएस वो आगे अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को पूरी कर पाएँ। और मैं आपको एक डेटा सर एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि बेशक इन्वेस्टर्स ने डिफ़ॉल्ट किया है, वो एनपीएस रहे हैं 2-2.5%, ठीक है, लेकिन P2P प्लेटफॉर्म्स ने अपने इन्वेस्टर्स को एक भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। अगर आप ये बात कहते हैं सर, तो एट द टाइम ऑफ कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा सिचुएशंस हमारी लूज थी, तो उसके रिगार्डिंग उस टाइम पे हमारे एनपीएस क्या थे ये P2P में? देखो P2P का उस टाइम पे हाईएस्ट एनपीए 2.5% गया था, ओके, ठीक है, दैट वाज द हाईएस्ट इन द कोविड एरा, ओके, और आज ये 1% से भी नीचे है इंडस्ट्री का। सो इन एट द एक्सट्रीम केसेस द एनपीए वाज एट अराउंड 2.5% और अभी भी 0.78-0.8% है, ठीक है। दो है, लेन देन है और लिक्विड लोन्स है, दोनों की अगर एवरेज निकालूं तो 1.5% ही आती है, ठीक है, और कितना ही है, और इतना तो आपके जो बैंक्स हैं उनका भी एनपी इतना ही चल रहा है, इससे ज़्यादा ही होगा, जी जी जी, राइट। सो ये मैंने आपको वही बताना, पॉइंट यहाँ पर ये नहीं देखना हमें कि एनपी कितने, पॉइंट ये देखना है कि हमें जो ऑब्लिगेशन मिली है, जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था उनको सबको आया नहीं आया, तो और कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसको रिटर्न ना बनाओ इन स्पाइट ऑफ दैट कि एनपीए आए हैं। तो क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना हाई है ना, जो मैंने आपको बताया, इसी 11-12% वो दे रहे हैं लेकिन बन रहा है उधर 14-15%, 4% का ये एनपीए एज ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो लेके चल रही है। मेनली हमने उनको पैसा दिया है जो रिटेल कस्टमर्स हैं, रिटेल्स। एब्सोल्युटली राइट, यू गॉट द पॉइंट। ये बड़े लोन्स नहीं है, ये सारे छोटे लोन्स और छोटे टाइम के लिए दिए जा रहे हैं, फ्रेम के लिए। आपने कहा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 9 महीने भी बहुत ज़्यादा होगा, अमाउंट है 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। अब इसमें क्या होता है ना, डिफॉल्ट के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, बंदा डिफॉल्ट ज़्यादा नहीं कम करेगा नहीं, और चलो आज कर दिया, 1 महीने कर दिया, हो सकता है तीसरे महीने वापस दे ही दे जी। और अब देखो 2015-17 से ये कंपनीज काम कर रही हैं, आज तक डिफॉल्ट इज़ लाइक मतलब 1% के आसपास ही इसमें डिफॉल्ट है, ओके, ठीक है ना। सो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी इन्वेस्टर की पेमेंट नहीं पहुंची है, और आरबीआई रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, 10 से 12% अगर आप रिटर्न कमाना चाहते हो तो आप अच्छे पैसा लगा सकते हो मार्केट। हाँ, पॉइंट है विदाउट एंट्रिंग द मार्केट। द क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसमें कितना एलोकेट कर सकते हैं डेट का, लाइक अगर हम हमारा ओवरऑल डेट का लोकेशन इज 40% ऑफ आवर पोर्टफोलियो, तो उस 40% का अराउंड 10-15% इस डेट इस एसेट क्लास में बहुत अच्छे से डाल सकते हो जी। लाइक कोई 1 लाख रुपये डेट में डालना चाह रहा है तो 10-20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि 10 से 12% का रिटर्न कमा लेगा तो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न उसका एनहांस हो जाएगा यहाँ। इट कैन बी अ अल्टरनेटिव फॉर लिक्विड फंड्स जो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे बेटर है हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। कंटिंजेंसी फंड्स, इमरजेंसी फंड्स में बहुत अच्छा काम हो सकता है ना। मैं आप बोल सकते हो ऐसा आ सकता है कि लिक्विड फंड का थोड़ा सा अपना अलग फंड है, वो लिक्विड फंड इज लाइक लिक्विड, हमें कैश की जब भी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको भाई इतना जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। लिक्विड लोन्स के पास है लिक्विड, जी आपका लिक्विड ऑप्शन भी है, तो आप उसमें भी जा सकते हो, ओके, राइट। बट हाँ ठीक है, अगर आप डेट के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 1.5-2 साल का होराइजन है, 3 साल का होराइजन है, सो आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हो, बिल्कुल, राइट। थैंक यू अनुज, आपने हमें बहुत अच्छे से P2P एक्सप्लेन किया, और मैं देख रहा हूँ हमारे इन्वेस्टर्स और मैं खुद कन्विंस हूँ कि P2P एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हो रहा है, और इन्वेस्टर्स हमारे इसमें बिलीव कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ये एक इंडस्ट्री में आएगा जी। जैसे मैं देख पा रहा हूँ मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में ही बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, लेकिन ये उसके बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव एक आएगा। हाँ जी, तो अनुज मेरे कुछ क्वेश्चंस और हैं आपसे। हाँ जी प्लीज। जी सर, जैसे ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में हाउ मैनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो, तो एक बहुत बड़ा एक मिथ है लोगों का कि आपको हायर द लाइक स्केल, हायर द रिटर्न्स, ऐसा हायर द डाइवर्सिफिकेशन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने काफ़ी अच्छे से उसको समझा जी P2P को, राइट। सो कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा दिस इज़ टोटली अ मिथ। ज़्यादा अगर आप फंड्स रखोगे म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको लाइक ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा या ज़्यादा आपके रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज, टोटल दिस इज़ अ मिथ।
एक म्यूचुअल फंड जो है लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स है वो पूरा डाइवर्सिफाइड ऑटोमेटिकली वही हो जाता है। जी। ठीक है, एक लार्ज कैप कंपनीज में लगभग 40-50 इंडिया में लार्ज कैप कंपनीज हैं और एक लार्ज कैप फंड का मैंडेट ही है कि 80% शुड बी गोइंग लार्ज कैप। सो अल्टीमेटली अगर एक फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा तो डाइवर्सिफाई हुई पहले से, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फंड लेना है। अगर आपको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो आप में भी 8 to 10 फंड्स आर मोर देन एनफ। आप हर तरीके के सेक्टर को उसमें कवर कर सकते हो। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी कवर कर सकते हैं। आप 1-2 थीमेटिक फंड्स भी उसमें ले सकते हो। जी। बिल्कुल गोल्ड का फंड अगर आप लेना चाहते हो, कुछ परसेंटेज ऑफ एलोकेशन आप गोल्ड में करना चाहते हो तो 8-10% का वो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ओवरऑल आप अपना एक बास्केट बना सकते हो अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से कि किस तरीके से आपको कौन सा फंड लेना है। बट हाँ, ये नहीं है कि 70 आपने फंड ले लिया है 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में, वो बिल्कुल गलत बात है। वो सो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी और ओवरलैपिंग हो जाएगी। सो ओवरलैपिंग कैसे होगी उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में आप टॉप 3 स्कीम देखोगे तो सेम ही होंगी और टॉप 3 स्टॉक्स भी वैसे, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, टॉप 3 स्टॉक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी टॉप 3 स्टॉक्स आपके सेम ही होंगे ज़्यादातर। मतलब इंडिया में लार्ज कैप कितनी है, वहाँ फिर आगे 30-40-50 निफ्टी 100 पे चले जाओ आप। उसके बाद जो टॉप 50 कंपनीज है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। और इवन जो लार्ज कैप्स हैं अकॉर्डिंग टू द एनआईएसएम, अगर मैं 5A की बुक की बात करूँ तो लार्ज कैप्स आर 1 to 200, 1 से 1 to 200th कंपनी अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट आर कंसीडर्ड टू बी लार्ज कैप, राइट। जी जी। उसके बाद फिर मिड कैप्स आ जाती हैं और फिर उसके बाद स्मॉल कैप आ जाती हैं। सो उस हिसाब से 200 कंपनीज आप लगा लो। जी जी, राइट। सो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फंड ले लोगे तो वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग और ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ये भी एक मिथ है, ये भी एक गलती है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जी। आपका पोर्टफोलियो है, आपको 1 करोड़ रुपए लगाने हैं, 8 फंड, 10 फंड, 9 फंड मोर देन इनफ है। आप अपना पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डाइवर्सिफाइड फंड, इंडेक्स फंड, या आपको कोई थीमेटिक फंड भी लेना है, सेक्टोरल अगर आपको कुछ लग रहा है। फिर यहाँ पे कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो काम करता है। एक्चुअली कोर एंड सैटेलाइट, कोर है आपके वो पोर्टफोलियो, उस वो चीज़ मद्देनजर रखते हुए कोर पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जिसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई, 20 साल 25 साल के जो आपका पोर्टफोलियो है। और जो सैटेलाइट चीज़ है उसमें पोर्टफोलियो वो बनता है जो आपकी करंट मार्केट मूवमेंट का फ़ायदा आप उठाने की सोचते हैं। जैसे कोविड के बाद IT फंड्स का ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया था, तो 8-10% ऑफ द पोर्टफोलियो एलोकेशन, अप टू 20% ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन आप सैटेलाइट में अपना डाल सकते हो। सो इस तरीके से भी आप फंड अपने सिलेक्ट कर सकते हो। तो फंड सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आना। जैसे कि आप जो काम कर ही रहे हो, सो इतना बड़ा आप AUM आज मैनेज कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आप ये फंड्स कर सकते हो। और अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आप उनको ये बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा फंड नहीं लेने हैं, 8-10 फंड लेके भी सारी चीज़ें करके अपना कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना के एसेट एलोकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग करके भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हो। बिल्कुल सर, इसी चीज़ में मेरा एक क्वेश्चन आपसे और आया है कि एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स, व्हाट आर दीज एंड इनका क्या फ़ायदे हैं और क्या इससे बेटर हम समझ सकते हैं? तो इसे थोड़ा सा इस पर बेहतर आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। सो देखो, एक्टिव फंड और पैसिव फंड नाम ही सजेस्ट कर रहा है अपने आप में। एक्टिव मतलब जो काफ़ी एक्टिव है, फंड मैनेजर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है एंड इज ट्राइंग टू बीट द बेंचमार्क। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं कि हमें एक इंडेक्स से ज़्यादा पैसा हमें मिलेगा, राइट। सो जब हम एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो फंड मैनेजर है वो हमें एक्स्ट्रा रिटर्न कमा के देगा। किससे एक्स्ट्रा? मार्केट से एक्स्ट्रा, बेंचमार्क से एक्स्ट्रा। जो उसके बेंचमार्क है वहाँ पे वो पॉजिटिव अल्फा हमें क्रिएट करके देगा। लाइक अगर एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का इंडेक्स निफ्टी है, राइट, उसका बेंचमार्क निफ्टी है और निफ्टी 12% का रिटर्न देगा, तो हम उसमें मान के चलेंगे एक्टिव फंड में कि वो 13, 14, 15, 16, 18% का रिटर्न हमें देगा। जो एक्सेस अमाउंट रिटर्न हमें मिला है इसको बोलते हैं पॉजिटिव अल्फा। सो फंड मैनेजर ऑलवेज ट्राई टू बीट द बेंचमार्क, ही ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ पॉजिटिव अल्फा इन द एक्टिवली मैनेज फंड, और इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होता है, आप देखोगे, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ द एक्टिवली मैनेज फंड। सेकंड, पैसिव फंड्स। पैसिव फंड जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वो पैसिवली मैनेज हो रहे हैं। वहाँ पर फंड मैनेजर को कोई ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक रेप्लिकेट करना है किसी भी इंडेक्स को। जैसे निफ्टी फंड बना लिया है, 50 निफ्टी के स्टॉक्स जिस हिसाब से, जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी में है उसी हिसाब से उठा के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया जाएगा और उसी हिसाब से फिर उनकी मूवमेंट भी होगी। फिर भी मूवमेंट में अगर कुछ ऊपर नीचे 2-4 पैसे का अंतर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग एरर, दैट उसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। बट इंडेक्स फंड का कम है एक्सपेंस रेशो, बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ एक मूवमेंट इंडेक्स की तरह कर रहा है और इंडेक्स भी 10-12%। अब आपने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कौन सा बेटर रहेगा, किस में एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर एक
ऐसा भी बोला जाता है अगर एक कंजर्वेटिव थोड़ा सा इन्वेस्टर है या थोड़ा सा उसकी रिस्क टेकिंग कम रिस्क लेना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि मेरे को 10-12% रिटर्न चाहिए, तो डेफिनेटली वो पैसिव फंड्स में जा सकता है। लेकिन एक फंड है, एक बंदा है जिसको ये है कि मुझे तो रिटर्न एक्स्ट्रा चाहिए, एक्टिवली मैनेज फंड में रहना है, मैं वैसे थोड़ा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा दे दूँ, तो यस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द एक्टिव फंड्स। और हिस्ट्री टेल्स अस कि पिछले 20 साल से एक्टिवली मैनेज फंड्स ने काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म कर दिया है पैसिव फंड्स को। लाइक निफ्टी का CAGR अगर मैं 20 साल के लास्ट 20 ईयर्स की बात करूँ, अराउंड 12 to 13%, और मोस्ट ऑफ द इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैव गिवन 18 and around 19%. So there is a huge difference between the two. सर इसमें एक्टिव फंड्स में जैसे फंड मैनेजर इन्वॉल्व है, तो उसका ये भी तो है कि डाउन साइड में वो प्रोटेक्ट करे पोर्टफोलियो को, और निफ्टी और जो पैसिव फंड्स में है उनमें ऐसा नहीं होता। ये भी तो एक नहीं, डेफिनेटली अगर देखो दोनों है तो इक्विटी ना, अगर रिस्क तो दोनों बराबर ही है। अगर कोविड आया था तो दोनों ही फंड गिरे थे ना, एक्टिवली फंड भी गिरे थे तो पैसिव फंड भी गिरे थे। लेकिन एक्टिव फंड्स जो है थोड़ा सा कम गिरेंगे क्योंकि इसमें फंड मैनेजर इन्वॉल्व है। ऐसा कुछ नहीं है कि कम गिरेंगे ज़्यादा गिरेंगे, वो कितना ही गिर सकता है। इवन देखो वो उतना ही गिरेगा जितना निफ्टी गिर रही है। निफ्टी के फंड गिर रहे हैं, जितना निफ्टी के स्टॉक्स गिर रहे हैं उसी प्रोपोर्शनेट में नीचे आएगा। एक्टिव फंड्स में अगर आपने एक स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा फॉर एन एग्जांपल, वो स्टॉक ज़्यादा गिर गया तो फिर ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका रिटर्न हो सकता है उसमें ज़्यादा माइनस में दिख जाए। सो ठीक है, तो कंपैरिजन ये नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन ये होना चाहिए तो ओवर द लॉन्ग टर्म किस में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है और हमें किस में पैसा लगाना है, क्योंकि ऊपर नीचे तो होता ही रहता है मार्केट। जी थैंक यू अनुज। यस बहुत अच्छा आपको। ओके अनुज, आज मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन एक और है मेरा आपसे। जी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और नियरली कुछ सालों में मोदी जी का सपना भी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उस पे हम कैसे बेट कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी विल बी आउट परफॉर्मिंग द अदर इकोनॉमीज? ओके, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 5 ट्रिलियन ही नहीं, हम तो 10 ट्रिलियन और 20 ट्रिलियन पे भी पहुंचेंगे, राइट, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टच्ड अराउंड $4 ट्रिलियन। ठीक है, मैं स्टार्टिंग अपनी लाइंस की ऐसे करना चाहूँगा। 2016 में आपको मैं लेके जाना चाहूँगा जी। 2016 में हमारी निफ्टी 8,000 थी। ओके। और हमारा GDP वाज एट $1.75 ट्रिलियन जी, राइट, और हमारा म्यूचुअल फंड AUM वाज 6 लाख करोड़। ठीक है, आज 2023 में 1.5 से 3.75 ट्रिलियन डॉलर हमारा GDP हो गया है जी, या ऑलमोस्ट टचिंग 4 ही हो गया होगा अभी न्यू रिपोर्ट्स के हिसाब से। इंडेक्स का लेवल 8,000 से 20,000 हो गया है जी, और म्यूचुअल फंड का AUM जो 6 लाख करोड़ था, कल ही रिपोर्ट आई है मेरे पास 47 लाख करोड़ टच कर चुका है म्यूचुअल फंड्स का AUM जी। अब मैं आपको बताता हूँ पिछले 6 सालों में जो इतना ह्यूज आया है इम्पैक्ट। अब देख लीजिए सारी चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं। और आप किसी भी फंड, हम बहुत से फंड मैनेजर्स से बात करते हैं, किसी भी फंड मैनेजर से आप बात करो, किसी भी फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ बात करो, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस पिछले 9 साल में भी और आने वाले 9 सालों में भी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे है, इकोनॉमी पे है। और इतने ह्यूज इन्फ्लोज इंडिया में आ रहे हैं और आप देखना गोइंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट 5 years 10 years we will touch $10 trillion also, 11 12 13 or even 20 also in the next 20-25 years। चाइना मतलब US is $26 trillion में चाइना 20 है, जापान जर्मनी 5.5 4.5 रिस्पेक्टिवली, 5th इंडिया है, बट बहुत जल्दी हम 3rd पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया ब्राइट स्पॉट क्यों है, क्यों हर कोई इंडिया में आके इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है जी। देखो सबसे आप कितनी फंड मैनेजर्स, जैसे मैंने आपको बताया बहुत कॉल्स होती हैं, बहुत म्यूचुअल फंड्स फंड मैनेजर्स मिलते हैं, PMSs के फंड मैनेजर्स से हम मिलते हैं, वो सिर्फ और एक ही बात बोलते हैं कि इतना ह्यूज इन्फ्लो इंडिया में आ रहा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ये जो नंबर्स आप बताए इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। आप देखो US भी डेवलप्ड मार्केट है, इतना कोई ज़्यादा भी US में रिटर्न आ नहीं रहा है जी, राइट। US FIIs यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वजह चाइना कोई जाना नहीं चाह रहा है क्योंकि ऑलरेडी चाइना से सब निकल के इंडिया में ज़्यादातर आने की कोशिश कर रहे हैं। इंडोनेशिया क्या है एज अ मार्केट, इंडोनेशिया इतना कैश एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, बहुत छोटी मार्केट है। अब मैं बात करूँ ब्राज़ील लाइक मोर और कमोडिटीज़ ड्रिवन मार्केट है, ज़्यादा वहाँ पर कुछ है नहीं। अब मैं यूरोप की बात करूँ, यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं, जर्मनी कैक जितने भी ये हैं हमारे FTSE यूरोप के भी, वो दे आर मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ राइट। कोविड के बाद के लेवल्स के 7,000 हैं और उस इंडेक्स के जी, आपके UK के इंडेक्स के, और आज भी उसी इंडेक्स पे वही घूम रहा है वो, जबकि हम 12,000 से 20,000 पहुँच गए हैं। तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी जो हैं
वो ठीक है, वो वहाँ पर पहुँच चुकी है, वो रिटर्न दे चुकी है। गोइंग फॉरवर्ड वो वहाँ पे रिटर्न उतना नहीं देगी, वो सिर्फ उसको मेंटेन रखेंगी। सैचुरेशन, एब्सोल्युटली सैचुरेशन हो गई है, स्टैग्नेंट वो हो गई है। लेकिन इंडिया एक इकोनॉमी है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो तो फास्टेस्ट में बोल सकता हूँ। और गोइंग फॉरवर्ड इतना रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। और आप देखो ना, इतना पैसा, इतना ह्यूज इनफ्लो, कितने ही बिजनेस में कितने ही स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, कितने लोग एफआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कम पड़ जा रहा है। सो आप देख रहे हो ना, दिल्ली में कितने ही फ्लाईओवर बना लो, जी, व्हीकल तो और बढ़ता जाता है, बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना पैसा इंडिया में डाल दो, कोई कमी नहीं है, सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब तो ये तो होगी थोड़ी इकोनॉमी की बात, ओवरऑल काफ़ी बड़ी पिक्चर। छोटी पिक्चर मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल्स हैं, राइट। सबसे पहला आप देखो, टर्मिनल 3 की पिक्स आती रहती है हमारे पास जी। हर हफ्ते आ जाती है कि इतना ह्यूज, इतना तो फुटफॉल्स आज तक हुआ ही नहीं है। पीपल आर ट्रैवलिंग सो मच, इतना ट्रैवल कर रहे हैं कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा। तो ये जो इंडस्ट्री है, पीपल आर ट्रैवलिंग सो मच। अब पीपल इतना ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, ठीक है ना, लोगों के पास पैसा है, कंजम्पशन इतना हो रहा है। पूरी थ्योरी जो हमारी ये जो ग्रोथ स्टोरी लिखी जा रही है, सारी कंजम्पशन पे लिखी जा रही है। मार्केट घूम रहा है, पैसा घूम रहा है। हाँ ठीक है। अब वो ये देख लो, आप दिल्ली की कोई मार्केट मेरे को उठा के देख लो, सरोजिनी नगर मार्केट, पैर रखने की जगह नहीं किसी मार्केट में। आप किसी मॉल में चले जाओ, पैर रखने की, लोग इतना स्पेंड कर रहे हैं जी। तीसरी चीज, आप गाड़ी खरीदने चले जाओ, 6 महीने से पहले कोई गाड़ी नहीं मिल रही है आपको, वेटिंग इतनी लंबी चल रही है गाड़ी खरीदने की, ठीक है। और आपका किया गया चौथी चीज, एक छोटा सा 500 रुपए का ट्रांजैक्शन भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी खरीदने के लिए, दैट इज गोइंग टू एड द वैल्यू इन द जीडीपी, टोटल जीडीपी। सो ये और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हैं, दे आर एट ऑल टाइम हाई अगेन, बिलियंस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एग्जैक्टली नंबर मुझे नहीं पता कितना है अभी, बट अब देखो ना, स्पेंडिंग कितनी जबरदस्त तरीके से हो रही है इंडिया में, हर चीज में स्पेंड हो रही है। आज होटल में 1000 का कमरा हो, 1 लाख का कमरा हो, कहीं मिल ही नहीं रहा है, सब फुल है। लोग इतना घूम रहे हैं, अब लोग घूम रहे हैं, पैसा ज्यादा तभी तो घूम रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। तो इंडिया एज अ मार्केट, एज एन इकोनॉमी, अगले 5 साल, अगले 10 साल इतना ज़्यादा स्कोप है। और सिर्फ एक डिसीजन आज लेना है इन्वेस्टर्स को कि हमें इन्वेस्ट करना है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें तो बढ़ रही है, बढ़ती रहेंगी। अब सेंसेक्स 1979 में लॉन्च हुआ था 100 रुपये से, बिल्कुल आज 67,000 है। निफ्टी 1996-97 में लॉन्च हुई थी 1000 से, आज 20,000 हो गई। किसी ने 1 लाख रुपए की निफ्टी ले ली होती 20 साल पहले, आज 1 लाख के 20 लाख हो गए थे, बिल्कुल 20 टाइम्स। और अगले 10 साल में अगर ये डेटा ऐसे ही चलता रहा, इंडिया का जीडीपी ऐसे ही बढ़ता रहा, तो मैं मतलब मोस्ट ऑफ दी एनालिस्ट, इवन आप देखोगे बहुत बड़े मार्केट के जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने भी सेंसेक्स का लेवल 2032 तक 2 लाख का प्रेडिक्शन दे रखी है, यानी कि यहाँ से 3 गुना ज़्यादा, 3-3.5 गुना ज़्यादा। और अगर सेंसेक्स 3-3.5 गुना हो गया तो उस हिसाब से जीडीपी भी तो हमारा 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा सारी चीज़ें साथ ही चल रही हैं। तो 10 ट्रिलियन तो जीडीपी पहुँच गया आराम से। और जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, उसको आप रिटर्न देख लो, अब एक्टिव फंड्स तो लगभग 4-4.5 गुना भी दे सकते हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप तो कितना ही दे देंगे, जी राइट। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर को आज देखना है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक चीज़ तो श्योर है, आप इन्वेस्ट करो चाहे मत करो, इंडिया तो बहुत आगे जा रहा है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, राइट। सो दिस इज दी वे टू 10 ट्रिलियन बोल लो आप इसको, या आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बोल लो, इन्वेस्टमेंट बोल लो, इंडेक्स बढ़ रहे हैं, कुछ भी बोल लो, हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, कुछ भी बोल लो। एट द एंड ऑफ द डे सबका पैसा बनेगा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग, हम गोल प्लानिंग करो, एसेट एलोकेशन करो, अपने एसेट्स को सिर्फ एक ही चीज़ में मत डाल दो, डिफरेंट एसेट्स अपने पास रखो। और ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमारा इक्विटी एक्सपोजर शुड भी हायर, एब्सोल्युटली हायर, वो मैं बोल ही ना हूँ, हायर होना ही चाहिए, क्योंकि जो एसेट, इक्विटी एसेट क्लास है, वो तो कोई टच कर ही नहीं सकता है व्हेन इट कम्स टू रिटर्न, राइट। बट ठीक है, कुछ पीरियड बीच में ऐसे आ जाते हैं 4-5 साल जब कोई रिटर्न नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर आपने उसमें कुछ थोड़ा डेट ले रखा है, थोड़ा P2P ले रखा है, कोई बॉन्ड्स हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शॉप ऑब्जर्वर की तरह काम करेंगे, और हो सकता है ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका रिटर्न उतना भी ना गिरे। जी, राइट। सो इस तरीके से हमें पूरा ये फाइनेंशियल प्लानिंग करके इस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू अनुज, आपके बहुत अच्छा और गोल ओरिएंटेड आपने सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करे, आंसर्स प्रोवाइड करे। ओके अनुज, आपने हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और मुझे लगता है कि हमारे इन्वेस्टर्स जो हमें देख रहे हैं, उनको भी हमारे इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे थोड़ा सा अच्छा नज़रिया मिला होगा, और उसका वो उस जर्नी का पार्ट बनना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल जो भी इन्वेस्टर्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको एक चीज़ तो बिल्कुल समझ आ जाएगी वीडियो देख के कि इंडिया इन्वेस्टमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ इंडिया जहाँ पे आज वो हैं, मतलब इतने लकी लोग हैं आज जिस एरा में वो हैं,
इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 4-5 साल 10 साल के लिए अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत पैसा उनका बनने वाला है। सो थैंक यू सिद्धार्थ, आज आप आए सेंटर सिटी में और हमारे साथ ये डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।